Hey guys, so here is our sixth chapter. So सीन की शुरुआत होती है सीरियस नहीं है कि ना को अपनी गोद में उठा रखा है और एक अंधेरी सी घुटन भरी अंडरग्राउंड जेल है। वहाँ से अचानक निकलने के बाद एक ऐसी जगह का नज़ारा नज़र आता है जहाँ पर सुनहरे फूल खिले हुए हैं, हल्की सी रोशनी चमक रही है और सीरियस के कपड़ों पे खून के छींटे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट अलग ही सीन क्रिएट कर रहा था। मन में कीना सोचती है, क्या सीरियस ने मुझे उठा कर रखा है? ऐसा क्यों? मुझे तो डरना चाहिए, पर जाने क्यों इसके पास आकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। और ये बेवकूफ लोग पता नहीं कौन सा है, छोटा सा ग्रुप बनाकर मुझे मारने की साजिश रच रहे थे। आई डाउट, पर मैंने इनमें से कोई 10 को तो टपका ही दिया है, लेकिन लगता है कुछ और अभी बचे भी हैं। एक एक करके सबको ढूंढ ढूंढ के सजा दूंगी। क्या सीरियस को चोट लगी है? और यहाँ सीरियस अपने डार्क वर्ल्ड में सोच रहा है कि वो सभी बड़े ही नौसिखिए और बेवकूफ थे। अगर अपनी औकात पता होती तो शायद थोड़ी और जिंदगी जी लेते। मेरा इरादा तो उन गद्दारों के सरों को महल के गेट पर लटकाने का है। जब कौवे उन्हें नोच नोच कर उनकी हड्डियां तक खा जाएंगे, तब मैं इन्हें आग लगा दूंगा। तब तक जब तक इस दुनिया में उनकी राख का एक जर्रा भी बाकी न बचे। कीना मन ही मन सोच रही होती है, जब इसने पहले राफेल पर भरोसा दिखाया था तो मुझे लगा था कि इसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, पर लगता है मैं गलत थी। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस आदमी से बचकर भागना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे आर्किशॉप एलियन को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। फिर अगले दिन बीत चुका होता है। अंडरग्राउंड जेल से निकल कर हीरोइन अब अपने ही रॉयल रूम में आ चुकी है, जहाँ सुकून है लेकिन खाने की लविश और अजीब सी लग्जरी टेबल लगी हुई है। तभी बेस्टी आती है और कहती है, यार मजेस्टी, शुक्र है आप बिल्कुल सेफ हैं। मैं तो डर के मारी पागल ही हो गई थी आपके लिए। देखिए ना, आज फिर हमारे लिए कितना शानदार खाना आया है। और पहले की तरह नहीं, अब तो रोजाना मुझे लजीज खाना मिल रहा है। आजकल खाना कुछ ज्यादा ही रॉयल हो गया है। पहले तो खाना ठंडा था और एक वक्त में बस 2 ही डिश मिलती थी। ये बात तो है, फिर भी वैसा खाना भी अल्बर्ट किंगडम के खाने से तो बहुत बेहतर ही था। इसलिए मुझे अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहीं एम्परर ने तो ऑर्डर नहीं दिया होगा इन सब के लिए, मुझे तो शक हो रहा है। और इस सीन में एक शानदार और रोशनदार कमरा होता है, जहाँ मार्बल की मेज पर सुनहरी धूप खिली होती है और खूबसूरत फूलों की सजावट के बीच बैठकर चाय पीने का एकदम रॉयल और आरामदायक माहौल है। बेस्टी बोलती है, मुझे लगता है कुक्स ने एम्परर को आपको उठाते हुए देख लिया होगा और आपके रिश्ते को कुछ और ही समझ बैठे हैं। तुम्हें क्या लगता है? वैसे ये चाय सच में कमाल की है, एकदम लजीज है। इस चाय को पीकर तो सच में मेरा दिल खुश हो गया। मैं इस कास्टल में आ गई, अब तो मुझे लग रहा है कि सच में मैंने अच्छा किया। फिर बेस्टी कीना का जवाब देते हुए कहती है, मैंने हेड शेफ से सुना है कि इस चाय का नाम वोलिया है और ये अलग अलग फूलों पत्तियों के शहद में मिलाकर बनाई जाती है। शेफ के गांव की खास चाय है जो बॉडी को एनर्जी और ब्यूटी देती है। हाँ, तभी तो मेरी स्किन इतनी जल्दी ठीक हो गई और मेरी तबीयत भी। और मेरी स्किन तो देखो कितनी ग्लो कर रही है। शेफ को अपने गांव की याद आई तो उसने ढेर सारी बना डाली। स्टोरेज में तो अभी भी होगी, है ना? जब दिल करे मैं ले सकती हूँ। वैसे बेस्टी, अगर ये लोगों में बिकने लगी तो यकीनन मार्केट में तो आग लगा देगी। बेस्टी, क्या तुम वोलिया चाय के कुछ चार्ज तोहफे के तौर पे तैयार कर सकती हो? और हाँ, मेरे लिए एक आउटडोर ड्रेस भी निकाल लेना, ओके? बेस्टी बड़ी हैरानी से पूछती है, क्या आप कहीं जाने का प्लान कर रही हैं? उसके जवाब देते ही सीन शिफ्ट हो जाता है। एक विशाल आलीशान और पावन सेंट्रल टेम्पल दिखाया जाता है, जहाँ मरमरी सीढ़ियाँ और ऊंचे पिलर धूप में चमक रहे हैं।
एकदम शुद्ध और दिव्य महल है। टेम्पल में एक ऐसी शख्सियत है जिससे मुझे मिलना ही होगा। अगर मुझे वो 6 महीने में मरने वाली दवा वाला नाटक को साबित करना है तो मुझे पहले ही सारे इंतज़ाम करने ही होंगे। कीना की मौत का फैसला करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल टेम्पल का आर्कबिशप एलियन ही था। नॉवेल में एलियन दूसरा मेल लीड था, जहां हीरो लूशियन एक मासूम बच्चे जैसा था, वहीं एलियन एक हैंडसम, मैच्योर और ऐसी शख्सियत का था कि फीमेल रीडर्स में लूशियन से ज़्यादा पॉपुलर तो एलियन था। और टेम्पल के अंदर इतना बड़ा, आलिशान और सुंदर नज़ारा था कि वहाँ अंदर आते ही सुनहरे फूल, सुंदर रास्तों के बीच घूमने का एक ग्रैंड नज़ारा दिखता है। कीना कहती है, वाह क्या इमारत है। टेम्पल का स्केल सच में बहुत बड़ा है। आर्कबिशप है तो सेंट्रल टेम्पल में ही होना चाहिए, पर ये टेम्पल सच में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये गार्डन तो किसी भूल भुलैया की तरह है। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? लगता है हमें वापस चलना चाहिए। और मेट कहती है कि ये टेम्पल के अंदर ही है ना? मेट कहती है हाँ, और ये आम टेम्पल नहीं है, ये लेंजेक का सेंट्रल टेम्पल है, सारे टेम्पल्स में सबसे ऊंची ताकत वाला। तभी कीना देखती है कि सामने एक आदमी खड़ा है और एक लेडीज़ है। वो उससे कह रही है, मैंने तुमसे इतना इतना ज़्यादा प्यार किया है। और एलियन कहता है, माफ़ कीजिए, मैं आपको उस नज़रिए से नहीं देख सकता। ये वो लड़की वहाँ से चली जाती है और एलियन खड़ा है सिर्फ खामोशी से, और वहीं सुनहरे बाल धूप में चमक रहे हैं। कीना उसे देखती है और आंखें फाड़ते हुए और कहती है, ओह ये तो सच में एलियन है। नॉवेल में जैसा लिखा था ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। इतना हैंडसम, ये क्लर्जी मैन भी है, पर तब भी इसके लुक के चक्कर में लड़कियां इसके पीछे पड़ी रहती होंगी, इसको तो अकेला ही नहीं छोड़ती होंगी। कीना मेड से कंफर्म करती है, वो वही होगा ना आर्कबिशप एलियन, है ना? मैंने तो सोचा था कि ये कोई बुढ़ा होगा, पर ये तो बहुत यंग है। लगता है ये वही हैंडसम चार्मर है जिसका जिक्र मैंने नॉवेल में देखा था। काश ये मेरे पास आ जाए और इसे मैं अपना दोस्त बना लूँ। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है एलियन का। यहाँ पे हैंडसम सा एक तलवार के साथ एकदम चमकदार सा रूप दिखाया जाता है, जिसमें वो उसके बाल इतनी अच्छी सुनहरी सी रोशनी में चमक रहे होते हैं। और एलियन फिर कहता है, लगता है कि कोई अपना रास्ता भूल गया है। कीना और मेड दोनों हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं बड़ी बड़ी आंखें करके और कहती हैं, इसने हमें देख लिया। एलियन अपनी बात आगे रखते हुए कहता है, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, कृपया बाहर आइए। वहीं कीना सोच रही है, सही बात है, एलियन सिर्फ सफ़ेद जादू यूज़ करने वाला पादरी नहीं है, वो एक नंबर का लाजवाब स्वॉर्ड्समैन भी है। दूसरे के होने को महसूस करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। एलियन कीना को देखते ही इज्जत देते हुए ग्रीटिंग देता है और कहता है, योर इम्पीरियल हाइनेस से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं लेंजेक सेंट्रल टेम्पल का आर्कबिशप एलियन री लोमारी। कीना थोड़ा हैरान होती है और कन्फ्यूज़न में कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ? और एलियन कहता है, मैं तो आपकी शादी में भी मौजूद था। इस दुनिया में ऐसा कौन ही होगा जो इतनी खूबसूरत चेहरे को भूल जाए ना? मन ही मन शर्माते हुए सोचती है, तब तो मैं घूंघट में थी, तो इसे मेरा चेहरा साफ कैसे दिखा? और दिखना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुझे याद रखेगा। कि एलियन, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है जो
मुझे आपसे अकेले में डिस्कस करना है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है। एक शानदार और रोशनदान कमरा होता है जहाँ टेबल पर खूबसूरत चाय की कप सजी होती हैं और बाहर से आती हुई हल्की धूप सी की रोशनी आ रही होती है जो इस माहौल को पूरा रॉयल बना रही थी। कीना कहती है, ये लीजिए, मेरी कास्टल का हेड शेफ़ ने बनाया है। ये ख़ास चाय है, मैं इसे रिकमेंड करूँगी आपको। एलियन कहता है, इतनी कीमती तोहफ़े के लिए शुक्रिया, मैं इसे बनाकर पीता हूँ अभी। फिर दोनों ही चाय पीते हैं और चाय का एक घूंट लेते ही एलियन की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और वो कहता है, मैंने ऐसी लजीज चाय पहले कभी नहीं पी। अगर ये मार्केट प्लेस में बिकने लग जाए तो यकीनन आग लगा देगी। कीना खुश होकर कहती है कि हल्का सा मुस्कुराते हुए, आपने यह कहा, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो एलियन बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तो अब ये बताइए कि वो अहम बात क्या है जिससे आप मुझसे बात करना चाहती हैं, जिसके बारे में। कीना मन में ही सोचती है, इतनी सुहानी हवा और माहौल में बहने से अच्छा होगा मैं इसे कमज़ोर ना समझूं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकती हूँ। एलियन थोड़ा हैरान होकर और शक के लहजे में कहता है, मेरी परेशानियाँ? कीना बड़ी कॉन्फिडेंस से कहती है, आपको हर रात सपने आते हैं, है ना? और आप सेंटेस को भी ढूंढ रहे हैं। ठीक कहा ना मैंने? एलियन का तो एक जैसे एक पल के लिए दिल ही धड़कना बंद हो जाता है और कहता है, इस बारे में तो मैंने किसी को नहीं बताया और कोई नहीं जानता, आपको कैसे पता? कीना मन में सोचती है, बचपन से ही इसे हर रात सपने में डिवाइनली रिलेवेशन मिलती थी कि सेंटेस को कैसे ढूंढा जाए और आज से ठीक 1 साल बाद इसकी मुलाकात फ्लोरा से होने वाली थी और पहली ही नज़र में इसे समझ आ जाता कि फ्लोरा ही असली सेंटेस है। कीना कहती है, मुझे भी भगवान की तरफ से सपने में ऐसी ही डिवाइनली रिलेवेशन मिली है और उसने मुझे बताया है कि सेंटेस कहाँ है। कीना मन में सोचती है कि मैं खुलकर ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मैंने पिछले जन्म में नॉवेल पढ़ा था, इसलिए यही कहना बेहतर होगा कि बात यहीं ख़त्म हो जाए। आंखें फाड़ते हुए और हैरान होकर कहता है, आपको भगवान की तरफ से ऐसी रिलेवेशन मिली है? कीना सोचती है, उसे यह बात बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रही होगी, पर जब आपके पास कॉन्फिडेंस ना हो तो आपकी डील तब तक बिखर जाएगी जब तक आप अपने इरादे पर पक्के ना रहो। हाँ, मुझे हर रात सपने में ये दिखता है कि आखिर कहाँ है वो सेंटेस। एलियन एकदम बेचैनी भरी आवाज़ में पूछता है कि तो कहाँ है वो सेंटेस? तो कीना कहती है, मैं आपको बता सकती हूँ, पर आपको मेरे साथ एक छोटा सा वादा करना होगा। एलियन कहता है, एक वादा? कैसा वादा? कीना, अगले 6 महीनों में मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ऐसा दिखाएं जैसे कि मेरी मौत हो चुकी है। एलियन के तो होश ही उड़ जाते हैं, जैसे वो सन्नाटे में जाके गिर गया हो। और एलियन कहता है, ये तो बेहद अजीब है और ख़तरनाक मांग है, क्या आप मुझे इसकी वजह बता सकती हैं? कीना कहती है, बस यही वजह है कि मैं अपनी मौत का नाटक करके यहाँ से भागना चाहती हूँ ताकि एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। एलियन कहता है, कितना जालिम इंसान है। फिर कीना कहती है कि यही वजह है आर्किशॉप एलियन कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और आप मेरी झूठी मौत का इशू करें। एलियन कहता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्या आपको ये लगता है कि मैं आपकी इस चाल की खबर सीधा सम्राट को नहीं दे दूँगा? कीना कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके दिल में मेरे पति सीरियस के ख़िलाफ़ काफ़ी गुस्सा और नफ़रत भरा है ना? काफ़ी हैरान होता है कि आखिर इन्हें ये सब कुछ कैसे पता है। वो कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है? कीना कहती है, मैंने ट्रेजरी ऑफिस के नेशनल ट्रेजरी लेजर्स में चेक किया है कि पिछले साल कुछ सालों से टेंपल का बजट काफ़ी ज़्यादा काट दिया गया है और लगता है कि ये सब सम्राट के अपने पर्सनल फैसले की वजह से हुआ है। कीना मन में सोचती है, और सबसे बड़ी वजह तो ये है कि सीरियस धर्मगुरु और क्लर्जी से बहुत नफरत करते हैं।
आखिरकार वो उन्हीं लोगों से नफ़रत करता है जो कमज़ोर और प्योर बनते हैं। कोई भी इंसान गुस्सा होगा अगर उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया जाएगा, कीना कहती है। और फिर आपके जैसे घमंडी और शान वाले इंसान के लिए तो ये और भी बड़ा दर्द होगा। आर्किशॉप एलियन एलियन कहता है कि आपकी सोच सच में बहुत तेज़ी और गहराई वाली है। कीना मन ही मन खुश होते हुए एलियन कहता है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा और इसके लिए मैं तैयार हूँ इम्पीरियल हाइनेस। जब सेंटिस प्यार की तरफ जाग उठेगी तो वो इस दुनिया में चमत्कार ले आएगी। ये वही डिवाइन शब्द हैं जो मैंने अपने सपनों में बार बार सुने हैं। एलियन अपने मन में यही सब चीज़ें सोच रहा होता है और सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस सेंटिस को जल्दी से ढूंढकर उसकी रक्षा करनी होगी। कीना सोचती है कि लगता है इससे समझ आ गया है कि जैसे ही सेंटिस सामने आएगी, सीरियस उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। एलियन कहता है, शुक्रिया, मुझे बेहद खुशी है कि मुझे आपके जैसा भरोसेमंद कोई साथी मिला। कीना सोचती है, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि वो सेंटिस कहाँ है। एनवायरनमेंट रात का वक्त हो जाता है और नीले आसमान के नीचे आलीशान कासल पर चांदनी की रोशनी पड़ती है और नया शांत माहौल होता है। कीना खुशी से फूले समा नहीं रही थी और मैं खुश हूँ कि मैंने एलियन को अपना साथी बना ही लिया। अब अपनी मौत का नाटक करने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। कासल में लंबे और अंधेरे कॉरिडोर में अचानक कदमों की आवाज़ आती है और वहाँ सीरियस और अपनी खूंखार ऑरा के साथ आ जाता है। अचानक सामने सीरियस को देखकर कीना तो जैसे हैरानी हो जाती है और उसके मुँह से निकलता है, सीरियस बिना कुछ बोले पास आते हुए बिल्कुल करीब आकर हल्की सी सांस के साथ कहता है, लगता है तुम कहीं बाहर गई थी। सीरियस आँखों में एकदम गुस्सा लेते हुए उसकी लाल आंखें चमकती हैं और वो कीना को देखते हुए कहता है, कहाँ गई थी आप? कीना का शरीर तो जैसे सुन्न पड़ गया हो और वो कुछ कहती ही नहीं है, बस चुपचाप खड़ी रहती है। फिर वो कहती है, मैं सेंट्रल टेंपल गई थी। इम्पीरियल कॉन्सर्ट होने के नाते मुझे लगा कि कम से कम एक बार वहाँ जाकर अपना सम्मान लेना चाहिए मुझे। सीरियस आँखों में गुस्सा लिए देखते हुए आगे बढ़ जाता है। कीना सोचती है, उसने सवाल किया और नज़रअंदाज कर दिया। सीरियस सच में क्लर्जीसियों से बहुत नफ़रत करता है। जैसी उसकी नफ़रत है, अगर कोई होता तो वो उसे वहीं ढेर कर देता, पर टेंपल के पास बहुत ताकत है, इसलिए शायद वो फ़ौरन कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाएगा। कीना नॉवेल के बारे में सोचते हुए सोचती है कि क्या नॉवेल की तरह आगे चलकर ये लूशियन के हाथों मारा जाएगा। अब जब चांसलर राफेल इस दुनिया से जा चुका है तो दूसरा टायरेंट पैदा होना ही नहीं चाहिए। आखिरकार सीरियस के मरने के बाद ही यह दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि वही तो इस दुनिया की सारी बुराइयों का जड़ है। वो सिर्फ इस कहानी में फसाद की लड़ाई बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि वो एक बेकद्र और इस्तेमाल करके फेंक देने वाला कैरेक्टर है। कीना उसे देखते हुए कहती है, जब वो जा रहा था, जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे उस पर थोड़ा तरस आता है। मैं ये क्या सोच रही हूँ? अपने उस टायरेंट पति के बारे में हमदर्दी जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये बेकार और फिजूल की फीलिंग है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है, दिन निकल चुका होता है। सुबह की खूबसूरत धूप में क्लॉक टावर वाला बड़ा सा बिल्डिंग दिखता है, जहाँ फूलों की हरियाली और रोशनी है। मेड कहती है, योर इम्पीरियल हाइनेस, क्या मैं अगला लेक्चर ले आऊँ?
कीना कहती है हाँ ले आओ प्लीज़। मेड कहती है योर इम्पीरियल हाइनेस, मैंने चाय और कुकीज़ लाए हैं, थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती आप। कीना कहती है जो अफवाह फैली थी कि सीरियस अब मुझे पसंद करने लगा है, लगता है वो उम्मीद से ज़्यादा ही तेज़ी से फैल गई है। मैं उस वक्त हैरान थी, पर अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है वो अच्छा ही हुआ। जिस तरह उसने मेरी अचीवमेंट को माना और मुझे अंडरग्राउंड प्रिजन से आज़ाद किया, था तो नहीं कि वो मेरी दूसरों की तरह मेरे एहसान को भूलने वाला है। अगर मैं इस दुनिया की फ़ाइनेंशियल परेशानी को थोड़ा भी आसान कर सकूं, तो शायद मेरे पति का उसका नज़रिया बदल जाएगा। यही वजह है कि मुझे कुछ भी करके दिखाना होगा और उसका भरोसा जीतना ही पड़ेगा। मुझे एक आइडिया आया। मेड कहती है आप वॉयलिया ट्री को बेचना चाहती हैं? और मेड कहती है ये आइडिया तो सच में बहुत बढ़िया है। वहीं कीना कहती है वहीं हेड शेफ़ को भी लगता है कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही टी लीव्स बना ली हैं। मेड कहती है कि सही है, अगर हिज मैजेस्टी को पता चला कि उसने अपने गांव की याद में इतनी सारी टी लीव्स बना ली हैं, तो इसे देशद्रोही भी माना जा सकता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो खुशी खुशी ये सारी टी लीव्स आपको दे देगा मिस इम्पीरियल। कीना सोचती है ये तो सच में बहुत शानदार होगा। मेड कहती है पर अगर हम इस देश की मदद के लिए टी लीव्स को बेचें भी, तो क्या इससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा? ये इतनी महंगी भी तो नहीं है। कीना कहती है पर सस्ते प्रोडक्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग इसे आसानी से ख़रीद सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़ी क्वांटिटी में बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक खूबसूरत कमरा जहाँ बैकग्राउंड में एक बड़ा सा नक्शा होता है और एरोज़ के ज़रिए ट्रेड रूट्स को दिखाया जा रहा होता है। कीना कहती है कि ऐसा करने के लिए हमें इम्पीरियल कैपिटल में एक शॉप खोलनी होगी जहाँ पूरे देश से ख़रीदारी करने वाले सब खींचे चले आएँ। मेड कहती है कि पूरे देश से आप ये कैसे करोगी? ना कहती है हम पूरे राष्ट्र के लोगों के दिल में वॉयलिया ट्री को खरीदने के लिए ऐसी चाह जगाएंगे। इस प्लान को सफल बनाने के लिए मुझे किसी खास इंसान की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहती है बेस्टी, क्या तुम उस इंसान को यहाँ ला सकती हो? एनवायरनमेंट एकदम हरा भरा और बगीचे और दरवाजे पर दस्तक देते हुए कोई आता है। एक पेंटर जो बहुत ही डर रहा होता है और कीना से कहता है एक्सक्यूज़ मी, हेलो, मेरा नाम फॉर्चर है। कीना कहती है बेचारा पत्ते की तरह कांप रहा है ये तो। वैसे भी टायरेंट पति के मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट का अचानक बुलावा आएगा तो कोई भी डर जाएगा। कीना कहती है आइए, स्वागत है आपका, मैं कीना सेल्स लेंजेक हूँ। मैंने पहले टाउन की एक गैलरी में आपकी पेंटिंग्स देखी थी, वो सच में बहुत खूबसूरत है। पेंटर कहता है आप इम्पीरियल मैजेस्टी, आपने मेरी पेंटिंग्स देखी हैं? मुझे अफसोस है कि आपको ऐसी बेकार चीज़ें देखनी पड़ी। पेंटर कहता है मेरी पेंटिंग्स थोड़ी अनसेटिंग होती हैं। कीना कहती है अनसेटिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी पेंटिंग से इस दुनिया में असली कदर के लायक बनेंगी। पेंटर बहुत ही खुश हो के आंखों में खुशी लेके कहता है थैंक यू मिस इम्पीरियस। और कीना कहती है नॉवेल में इसने एक बार सेंटेस फ्लोरा की पेंटिंग बनाई थी और उससे नाम दिया था पोर्ट्रेट ऑफ सेंटेस, और उसने एक आर्ट लविंग न्यूज़पेपर एडिटर इन चीफ ने इसे ध्यान की तरफ खींच लिया था। मेरा आपसे एक अनुरोध है। पेंटर कहता है जी क्या बात है? कीना कहती है क्या आप इम्पीरियल का पोर्ट्रेट बना सकती हैं? पेंटर कहता है उसकी तो जैसे आंखें बाहर निकल जाती हैं और कहता है सम्राट का पोर्ट्रेट। कीना कहती है मन में सोचती है इस वक्त फ्लोरा अभी सेंटेस के रूप में नहीं जागी है।
चाहे फ्लोरा कितनी भी खूबसूरत हो, कोई भी न्यूज़पेपर किसी आम लड़की का पोर्ट्रेट छापकर रिस्क नहीं लेगा। तो फिर मैं इसके बजाय सीरियस का पोर्ट्रेट छपवाऊंगी। लोग उस टायरेंट की अचानक उभरी हुई खूबसूरती पर ज़रूर फिदा हो जाएंगे। और मैं सीरियस के पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड में फल या ट्री का पेंट करवाऊंगी। दूसरे शब्दों में सीरियस एक इन्फ्लुएंसर रोल का प्ले करेगा। टी लीव्स रिकमेंडेड बाय एम्पेयर। वुड यू लाइक टू ट्राई सम टू? एनवायरमेंट एकदम रात का वक्त होता है। महल में शांति और हल्की अंधेरी गलियारा, जहाँ हीरोइन अपने रूम की खिड़की पर खड़ी अगला कदम सोच रही होती है। अब सवाल ये है कि क्या सीरियस पोर्ट्रेट के लिए मॉडल बनने के लिए राज़ी होगा? मुझे किसी तरह सीरियस का मूड ठीक करना ही होगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। कीना पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, सीरियस? कीना कहती है, योर मैजेस्टी, ये इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहा है? कीना, असल में तो ये बहुत अच्छा मौका है। मैं अभी पोर्ट्रेट वाली बात इसके सामने ला सकती हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ मैजेस्टी। सीरियस गुस्से में थोड़ा ताकते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुम दिन के वक्त अपने रूम में एक आदमी को बुलाया था तुमने। कीना कहती है, हाँ। कीना मन ही मन में एकदम गुस्से से लाल होते हुए सोचती है, ये ऐसी बातें कर रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैंने अपने रूम में एक आदमी को क्या बुला लिया? जरूर, पर इसका मतलब ये थोड़ी है जो ये सोच रहा है। कीना कहती है, मैंने दिन में एक पेंटर को अपने रूम में बुलाया था। सीरियस कहता है, एक पेंटर? सीरियस, उस पेंटर के साथ तुम्हारा क्या काम था? कीना कहती है, मैंने उसे आपका पोर्ट्रेट बनाने के लिए ऑर्डर दिया है। सीरियस कहता है, तुम मेरा पोर्ट्रेट बनवा रही हो? कीना कहती है, क्योंकि आपके पोर्ट्रेट से बहुत सारा पैसा बन सकता है। ये इम्पीरियल फैमिली के लिए एक फंड के लिए कीमती जरिया बन जाएगा। सीरियस कहता है, क्या तुम मेरा पोर्ट्रेट बेचने जा रही हो? कहती है, नहीं, हम जो बेचने वाले हैं वो ये चाय की पत्तियां हैं जिनका नाम वोलिया ट्री है। मुझे लगता है कि ये सस्ती चाय की पत्तियां बड़ी क्वांटिटी में बेचना कुछ महंगी पेंटिंग्स बेचने से ज़्यादा असरदार होगा। हम इन चाय की पत्तियों को पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड में पेंट करवाएंगे और उसे अखबार में छपवाएंगे। इस देश में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जिसका रूप और शाम आपकी मैजेस्टी आपके जितना खूबसूरत हो। यकीनन इससे बहुत सारे लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे। अगर वोलिया टी अच्छी बिकेगी तो इससे नए रोज़गार भी पैदा होंगे। तो फिर इस देश की इकोनॉमी एक बड़े तरीके से आगे बढ़ेगी। सीरियस अचानक आगे बढ़ता है। दोनों के बीच की दूरी एकदम खत्म हो जाती है और एकदम रोमांटिक और टेंस्ड माहौल बन जाता है। सीरियस कहता है, क्या तुम्हें इस चेहरे से प्यार है? और हीरोइन कीना तो आंखें बड़े करके एकदम शर्म से कांपने लगती है और उसके मुंह से बस ये निकलता है, योर मैजेस्टी, टू बी कंटिन्यू। अब इसके आगे मैं 3-4 दिनों में कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी लेके आऊं। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए। सी यू सून गाइस, बाय।